बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो एफबीआर इंस्पेक्टर के हवाले से, जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस में एक चीज़ आपने देखी होगी, फंक्शंस ऑफ एफबीआर। ये जो फंक्शंस ऑफ एफबीआर हैं ये कोई जनरल फंक्शंस नहीं है कि जो हम कहीं से भी उठाएंगे और उठाकर उसको जो कहेंगे जनाब ये एफबीआर के फंक्शन है। इनफैक्ट जिस तरह हमने 3 लॉज पढ़े हैं, कौन कौन से, सेल्स टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज एक्ट, उसी तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो 2007 है, इसी का सेक्शन 4 फंक्शन ऑफ एफबीआर वो डिस्क्राइब करता है। और हम इसकी डेफिनेशन क्लास और इसके बाकी सेक्शन इसलिए पढ़ेंगे कि अक्सर जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से भी आते हैं। जो हमने पिछले पेपर पढ़े थे कुछ, जब मैं आपको उसकी डेफिनेशन क्लास बताऊँगा तो बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो हमने पेपर में देखी थी, वो सेल्स या इनकम या फेडरल एक्साइज एक्ट से नहीं थी, बल्कि कहाँ से थी, वो एफबीआर एक्ट 2007। यहाँ से काफ़ी डेफिनेशंस जो होती है वो एमसीक्यूज़ की सूरत में आती हैं। तो उसकी एमसीक्यूज़ के लिए हम डेफिनेशंस भी देखेंगे और मेन फोकस हमारा क्या होगा कि फंक्शंस ऑफ एफबीआर क्या है। मतलब कि जो एफबीआर है ये किस काम के लिए बनाया गया, इसके बनाने का मकसद क्या है। कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें। एफबीआर स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू होती है इनकम ऑफ गवर्नमेंट। कैसी इनकम ऑफ गवर्नमेंट? थ्रू टैक्सेस। सरकार जो टैक्सेस के ज़रिए से आमदन हासिल करे उसको रेवेन्यू कहते हैं। और फेडरल का मतलब क्या है? फेडरल का मतलब है वफाकी। अब जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन में क्या होता है? फेडरेशन एक ऐसा तर्ज हुकूमत होता है कि जिसमें जो पावर होती है वो डिवाइडेड होती है। पावर इज़ डिवाइडेड। कहाँ पर डिवाइडेड होती है? ये पावर डिवाइड होती है सेंटर में और फिर फर्दर प्रोविंसेस में। सेंटर को हम क्या कहते हैं? फेडरेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान हमारा क्या है? वो फेडरेशन है। और फर्दर पाकिस्तान के अंदर क्या है? कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, कुछ उसके प्रोविंसेस हैं, जैसा कि पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान। सेम आपने देखा होगा कि अभी जो आपका एग्ज़ाम कौन ले रहा है? एफपीएससी। तो अब एफ जिसके साथ है ये क्या है? ये फेडरल इदारा। और पीपीएससी क्या है? पंजाब प्रोविंस के लिए, प्रोविंशियल जो आपकी कमिश्निंग सर्विस होती है। तो कुछ आपने देखा होगा जनाब पंजाब पुलिस के मुलाजिम हैं, कुछ इदारों के साथ क्या लगा हुआ है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके। और कुछ इदारों के साथ क्या लगा होता है कि ये पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान पोस्ट है। तो जिस इदारे के साथ सिंपल समझाओ, अगर पाकिस्तान लगेगा वो इदारा किसका होगा? फेडरेशन का होगा। उसके मामलात, उसकी तनख्वाह, उसकी अपॉइंटमेंट, उसका सारा लेना देना किसके पास होगा? वफाक के पास। जो प्रोविंशियल महकमे होंगे उनका सारा लेना देना किसके साथ होगा? पर्टिकुलर प्रोविंस के साथ होगा। इसी तरह जब उनके ट्रांसफ़र की बात आती है तो जो मुलाजमीन होते हैं प्रोविंशियल सर्विसेज के वो सूबे के अंदर अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। जो फेडरल सर्विसेज के होते हैं वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो जब हमने इसको भी कहा कि ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मतलब इसका जो एक्सटेंट है वो पूरे पाकिस्तान पे है। इसका मकसद है कि पूरे पाकिस्तान से टैक्सेस इकट्ठे करना। इस मकसद के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 2 मेन जो है वो विंग्स हैं, एक कस्टम का और एक आईआरएस, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का। आप लोग क्या है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है? इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के लिए। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बेसिकली किस चीज़ के साथ डील करता है? जो ये आईआरएस है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, ये फर्दर 3 किस्म के टैक्सेस के साथ डील करता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के साथ, सेल्स टैक्स के साथ और इनकम टैक्स के साथ। अब ये सारी बातें कि एफबीआर क्यों बनाया गया, इसका बेसिक फंक्शन क्या है और ये उस फंक्शन को परफॉर्म किस तरह करेगा,
वो सारा कुछ कहाँ पे आएगा? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंदर और उसका सेक्शन 4। अब बात ये है कि ये तो है 2007, क्या इससे पहले पाकिस्तान में इसके हवाले से कोई भी कानून नहीं था? बिल्कुल था। इससे पहले भी तो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, टैक्स कोई 2007 के बाद तो कलेक्ट होना नहीं शुरू हुआ। तो इससे पहले कौन सा इदारा था, वो हमें इस लॉ से पता चलेगा कि इससे पहले कौन सा इदारा काम करता था। इसका जो सेक्शन 1 है, हर लॉ की तरह इसका सेक्शन 1 सिंपल बता रहा है कि इसका नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट और ये पूरे पाकिस्तान में क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। इसकी सबसे जो पहली डेफिनेशन है वो हमें कुछ चीज़ें समझाती है, जो मैं भी आपको बताना चाह रहा था कि जी इससे पहले कौन सा इदारा था, वो कौन सा काम करता था, उसका नाम क्या था। पहली डेफिनेशन है बोर्ड, जिसने हमें बताया कि बोर्ड का मतलब क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये इसका मतलब है। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कौन सा है? जो इस्टेब्लिश हुआ था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 में, जिसके लिए इसका अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ एफबीआर, एफबीआर का ओल्ड नेम था सीबीआर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये पुराना नाम था। 2007 तक एफबीआर को क्या कहते थे? सीबीआर कहते थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। 2007 में जब ये एक्ट आया तो इसका नाम चेंज कर दिया और उसके बाद हमने इसका नाम क्या रख दिया? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसमें एक अगली बात ज़रूर याद रखनी है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि इस्टेब्लिश हुआ अंडर सेक्शन 3 ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007, सेक्शन 3 का लफ्ज़ याद रखना कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किस सेक्शन के तहत आया है जनाब? सेक्शन 3। किसका सेक्शन 3? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। और एक्चुअली ये जो बना था, इस्टेब्लिश हुआ था, ये सीबीआर 1924 के तहत इस्टेब्लिश हुआ था। और फिर इसको 2007 में हमने क्या किया? इस लॉ को चेंज किया, सीबीआर का नाम चेंज करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसका नाम रख दिया। उसके बाद सीबीआर कौन सा था? जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन, अब चेयरमैन की अपने बात क्या याद रखनी है कि जो चेयरमैन है ये अपॉइंट कौन करता है? चेयरमैन एफबीआर, ये फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो चेयरमैन एफबीआर को अपॉइंट करे, विच आल्सो इंक्लूड्स द एक्टिंग चेयरमैन एफबीआर। और उसके बाद डिफरेंट कमेटीज होती हैं, और कितनी कमेटीज बनाई जा सकती हैं? 1 और मोर, ताकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो फंक्शंस हैं डिफरेंट, उनको आसानी के साथ परफॉर्म किया जा सके। किसी कमेटी के ज़िम्मे लगाया जाता है कि जी आप लोगों को अवेयर करें, आप इनको बताएं कि टैक्स पे करने के फ़ायदे क्या हैं। किसी कमेटी को बनाया जाता है कि आप नए रूल्स बनाएं। किसी कमेटी को बनाया जाता है कि आप बताएं कि किस तरह आसानी से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट कमेटीज़ जो हैं वो फॉर्म अप होती हैं। और यहाँ पर जब भी लफ्ज़ एम्प्लॉयज़ आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? एम्प्लॉयज़ ऑफ एफबीआर। वैसे तो एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कोई भी मुलाजिम, लेकिन इस कानून में जब भी एम्प्लॉय का लफ्ज़ आएगा तो मतलब सिर्फ कौन से एम्प्लॉयज़? एम्प्लॉयज़ ऑफ एफबीआर, कोई और एम्प्लॉयज़ नहीं। इसमें जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो 2 से 3 बार, एक तो ये वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया है, ये पर्टिकुलरली ये पेपर में आती है। लास्ट टाइम ये आया था कि जनाब ये जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है, इसने किस लॉ को रिप्लेस किया था? सीबीआर एक्ट 1924 को रिप्लेस। 2 तरह से पूछ सकता है। सीबीआर एक्ट 1924 वाज रिप्लेस्ड बाय या रिपील्ड बाय एफबीआर एक्ट 2007। जब वो पूछे कि एफबीआर एक्ट 2007 रिपील्ड और रिप्लेस्ड सीबीआर 1924, एफबीआर कब इस्टेब्लिश हुआ था? किस सेक्शन के तहत इस्टेब्लिश हुआ था? सेक्शन 3 ऑफ एफबीआर 2007। और इसमें जो एक और अहम डेफिनेशन है वो है फिस्कल लॉ। ऑलमोस्ट हर पेपर में आ जाती है कि जी फिस्कल लॉज कौन से होते हैं। फिस्कल लॉज की डेफिनेशन है कि मीन अ जनरल रेफरेंस टू द लॉज रिलेटिंग टू टैक्स मैटर
लॉज रिलेटिंग टू टैक्स मैटर्स। जो टैक्स मैटर्स के हवाले से लॉ होते हैं, मतलब हमारा बजट भी क्या है, फिस्कल लॉ है। हर वो लॉ कि जिसके अंदर कोई टैक्स इम्पोज किया जाए वो फिस्कल लॉ है। लेकिन अगर किसी को याद हो, जब मैंने पहले पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि फिस्कल लॉ का मतलब हर वो लॉ जिसमें कोई पैसों की बात होती है, कोई फाइनेंशियल चीज़ों के हवाले से। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ कही गई कि इस कानून में, क्योंकि हम पढ़ी क्या रहे हैं, टैक्स, तो लिहाजा उसने कहा जी फिस्कल लॉ का मतलब क्या है, जो लॉ रिलेटिंग टू टैक्स। लेकिन मज़ीद उसने क्या कहा, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। क्या लिखा उसने, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। कौन कौन सा हम चीज़ इसमें पढ़ रहे हैं, कस्टम एक्ट, फिर उसके बाद फेडरल एक्साइज एक्ट, फिर उसके बाद सेल्स टैक्स एक्ट, फिर उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो वो बता रहा है कि फिस्कल लॉज में ये भी हैं, या इसके अलावा एनी अदर लॉ इम्पोजिंग एनी टैक्स लेवी या ड्यूटी हैविंग नेक्सस विद द टैक्सेशन और एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिटरमिन। तो ये भी फिस्कल लॉ है। इसके अलावा एनी अदर लॉ, कौन सा एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ इम्पोजिंग टैक्स, ये उसके अलावा भी जो लॉ जिसमें कोई मालियाती मामलात होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिस्कल लॉज कहते हैं। सिर्फ समझाने के लिए, कुछ होते हैं फिस्कल लॉज और कुछ होते हैं रियल लॉज। ये रियल लॉज क्या होते हैं, मतलब असली, बाकी सारे नकली। ऐसा नहीं, आपने कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान देखी, जो थोड़े से पढ़े लिखे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो अपना नाम क्या लिखते हैं, रियल इस्टेट डीलर। तो ये जो रियल इस्टेट है, जो ज़मीन जायदाद है, उसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है रियल स्टैचूट्स, जो ज़मीन और जायदाद के मुतल्लिक हों। फिस्कल स्टैचूट्स कौन से होंगे, जो टैक्सेशन के हवाले से होंगे। तो अगर हमसे कोई पूछे कि जनाब ये कस्टम एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फिस्कल लॉ। या इसके अलावा एनी अदर लॉ इम्पोजिंग टैक्स इज़ आल्सो अ फिस्कल लॉ। ये फिस्कल लॉ की डेफिनेशन। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी क्या है, कि जो आपकी पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ इनहेंसिंग एफिशिएंसी इन फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड। ये बात आपने ये लफ्ज़ याद रखना है कि ऐसी पॉलिसी कि जो कि क्या है, फॉर द पर्पज़ ऑफ इनहेंसिंग द एफिशिएंसी। वर्ड बाय वर्ड चलेंगे तो MCQs आपके लिए अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या आएगी, स्टेटमेंट ये आएगी कि जनाब पॉलिसी फॉर द पर्पज़ ऑफ इनहेंसिंग, पॉलिसी फॉर पर्पज़ ऑफ इनहेंसिंग efficiency in the functioning of board। तो आपने याद रखना है कि पॉलिसी जो इन्हेंस करती है एफिशिएंसी इन फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड, तो ये कौन सी पॉलिसी है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। मतलब क्या हुआ, किस तरह ह्यूमंस यानी कि इंसानों को आप उनके काम को बेहतर बना सकते हैं, कि वो अपनी जो फंक्शनिंग कैपेबिलिटी उसको बढ़ाएंगे। डेफिनेटली जब बोर्ड के एम्प्लॉयज़ अपनी फंक्शनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो फ़ायदा किसको होगा, बोर्ड को होगा। बोर्ड की जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसको क्या कहा, इसको कहा ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। इंसेंटिव एज प्रिस्क्राइब्ड, रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड। हमेशा जब भी इसकी डेफिनेशन आती है ना, तो रूल्स क्या होते हैं, जो हमने कहा कि जो एज प्रिस्क्राइब्ड, इंसेंटिव भी एज प्रिस्क्राइब्ड। मेंबर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द बोर्ड। जो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, इसका एक तो कौन होता है, चेयरमैन होता है, और इसके 7 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं इसके, 7 इसके मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर फर्दर रिवार्ड्स और कोई और ऐसी चीज़ नहीं जो हमने पढ़े हैं। सेक्शन 3 की तरफ आ जाए कि एस्टेब्लिशमेंट, देयर इज हेयर बाय एस्टेब्लिश अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शेल कॉल द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद सच कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 7 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये जो 7 के 7 मेंबर हैं,
ये क्या होगा, ये कौन अपॉइंट करेगा, ये अपॉइंट करेगा जनाब आपका फेडरल गवर्नमेंट। 7 मेंबर हैं अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। और फिर ज़रूरत के मुताबिक जो कमेटीज़ हैं वो भी अपॉइंट की जा सकती हैं। और ये सारे लोग कौन से फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, परफॉर्म करेंगे, जो सेक्शन 4 में है, फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। 2 सेक्शन इसमें है, 3 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्शन 4 है फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फंक्शंस हैं वो किस सेक्शन में है, सेक्शन 4 में। और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस्टेब्लिशमेंट है वो किस में है, सेक्शन 3। तो जो ये 7 मेंबर वाला किस्सा है, ये इस्टेब्लिशमेंट वाला किस्सा है, ये सारा किस में है, सेक्शन 3 में है कि 7 इसके मेंबर होंगे और एक इसका चेयरमैन होगा। चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है किसी को भी, एक्टिंग चेयरमैन को जनाब, अगर वो नहीं है तो वो एक्टिंग चेयरमैन। और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड चेयरमैन अपॉइंट करेगा। इसमें मेन यही चीज़ है कि जो चेयरमैन है वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो मेंबर है वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, जो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड है वो चेयरमैन अपॉइंट करेगा। ये एक एक लफ्ज़ इसमें अगर वो पूछता है कि जनाब जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड कौन अपॉइंट करेगा, तो जो सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड है वो कौन अपॉइंट करेगा, वो चेयरमैन एफबीआर करेगा। चेयरमैन एफबीआर का काम है कि वो सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड अपॉइंट करे। सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती। फेडरल गवर्नमेंट किस किसको अपॉइंट करती है, चेयरमैन को, और फर्दर किसको अपॉइंट करती है, मेंबर्स को। जो 7 मेंबर्स हैं उसको जो है वो करती। इसकी एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि द बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट वंस इन 2 मंथ। जो मिनिमम इसकी मीटिंग ज़रूरी है वो है वंस इन 2 मंथ्स। और अगर स्पेशल मीटिंग इसके अलावा कॉल करनी है तो वो तो हो सकती है, लेकिन जो लाजमी है हर 2 महीने में। जब हमने कहा बोर्ड तो मतलब किसकी मेंबर होगी, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की होगी। तो मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो हर 2 महीने में एक बार मीटिंग ज़रूर करेंगे और ये अपनी कमेटी बनाएंगी। कितनी, 1 और मोर कमेटीज़ जो है वो बना सकती हैं कि जिनके मेंबर जो है वो बोर्ड अपॉइंट करेगा। और वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगी, वो तमाम फंक्शन जो बोर्ड डिसाइड करेगा। वो इसमें भी कौन कौन सी बातें होगी, सिंपल अगर इसको मैं करूँ तो सेक्शन 3 के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो इस्टेब्लिश होगा उसके 7 मेंबर्स होंगे। हर 2 महीने में एक बार उसकी मीटिंग होगी। एक या एक से ज़्यादा कमेटीज़ ये बनाई जा सकती हैं। जो चेयरमैन है वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, जो मेंबर है वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, जो सेक्रेटरी है वो चेयरमैन एफबीआर उसको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। और उससे पहले वाले में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी थी, फिस्कल लॉज वाली। फिस्कल लॉज जो भी हमने लॉ पढ़े हैं रिलेटिंग टू टैक्सेशन, सारे के सारे कौन से लॉज हैं, फिस्कल लॉज। और फर्दर उसमें जो एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो कौन सी थी कि एफबीआर का जो पुराना नाम है वो क्या था, एफबीआर का पुराना नाम था सीबीआर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसका पुराना नाम था। ये हमारी डिटेल्स होगी किसके हवाले से, सेक्शन 1, 2 और 3। अब सबसे मेन जो हमारा सेक्शन है फंक्शंस ऑफ एफबीआर, जो आज हमने पढ़ना बेसिकली सेक्शन 4 है। इसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो एफबीआर परफॉर्म करते हैं, क्यों एफबीआर बनाया गया, इसका मकसद क्या था, इसके मेन कोर फंक्शंस क्या हैं और फंक्शन परफॉर्म कौन करता है। इसकी डिफरेंट जो कमेटीज़ हैं वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और पहले नंबर पे कि जो फंक्शंस ऑफ एफबीआर हैं अंडर सेक्शन 4, किसका सेक्शन 4, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 उसका सेक्शन 4, वो हमें किसके बारे में बताता है, वो फंक्शंस के बारे में बताता है। पहला फंक्शन, टू इम्प्लीमेंट द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, नंबर जो इसका 1 है, टू इम्प्लीमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। अब फर्दर हमें ये पता चला कि जब हम ये देखेंगे कि ये टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि टैक्स के हवाले से इस्लाहात करना, रिफॉर्मेशन लेकर आना कि किस तरह हम लोगों को टैक्स देने पर आमादा कर सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से टैक्स दें। एक टैक्स लेना है आपसे मजबूरी से और एक टैक्स लेना है आप कि आप खुश होकर टैक्स दें।
तो डेफिनेटली आप खुश होकर कब टैक्स देंगे? उस वक्त देंगे जब आपको पता है कि आपका जो दिया हुआ टैक्स है वो दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल होता है। तो आप अपनी, जब आपको टैक्स के बदले में फ़ायदे दिए जाएंगे, आपको टैक्स के बदले में रियायत मिलेगी, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? अपनी मर्ज़ी से टैक्स देंगे। अगर मर्ज़ी से नहीं तो फिर दूसरा तरीक़ाकार, वो क्या होगा? तो इस हवाले से टैक्स रिफॉर्म्स, ये भी हमारे सिलेबस का अलग से हिस्सा है जो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमारे जो मेन चीज़ रहेंगी वो 3 हैं। एक तो हो गया फंक्शंस ऑफ FPR, एक हो गया हमारा जो पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वैसे क्या होती है? सिंपल फिस्कल पॉलिसी में हमने पढ़ना क्या है? हमने 2021-22 का बजट पढ़ना है, और उस बजट का भी कौन सा पोर्शन पढ़ना है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाला, कि हमने डायरेक्ट टैक्सेस का कितना हुजम रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का कितना हुजम रखा है, और जो हमारा टैक्स इस बार हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कितने बिलियन में है, लास्ट टाइम कितने बिलियन हमने टैक्स कलेक्ट किया था, अब हमारा टारगेट पिछले टारगेट से कितना ज़्यादा है, 24% वैसे ज़्यादा जो लास्ट टाइम का टारगेट था। और फिर वो 24% का आगे बताया जाता है कि आप किस किस ज़रिए से उस टारगेट को अचीव करेंगे। टोटल ये फिस्कल पॉलिसी है। और टैक्स रिफॉर्म्स में हम क्या पढ़ेंगे? टैक्स रिफॉर्म्स में बेसिकली हमें कोई 8 से 10 पॉलिसीज़ देखनी होंगी कि जी फ़लाँ पॉलिसी आई थी, उसमें ये सजेशन थी और ये चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट की गई थी। यहाँ पर हमें रिफॉर्मेशन का पता चलेगा कि जैसे भी आपको सिंपल कल मैं बता रहा था कि टैक्स बंदा कब है? कि जो बंदा रजिस्टर्ड होगा, फाइलर होगा, टैक्स पेयर होगा, अगर वो कोई चीज़ रजिस्टर करवाएगा तो उसको 2% की बजाय कितने % टैक्स देना होगा? 1%। नॉर्मल अगर वो गाड़ी रजिस्टर करवाता है तो वो हाफ टैक्स पे करेगा। अगर बैंक से ट्रांजैक्शन करवाएगा तो वो अमाउंट नहीं देगा। तो ये क्यों है? ये टैक्स रिफॉर्म्स लाई गई हैं ताकि टैक्स कल्चर को फ़रोग़ दिया जा सके। और अब तो उसकी कोर्सिव मेजर आ रही हैं जो भी नई गवर्नमेंट दे रही है। कौन से वाली? कि जो टैक्स नहीं देगा उसकी सिम बंद होगी, जो फाइलर नहीं होगा उसका मीटर काट लिया जाएगा। तो अब तो इस किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ ही अरसे बाद इंशाल्लाह, अगर ये इमरान खान साहब अपने 2 साल पूरे करेंगे तो जाने से पहले पहले आप सब लोग, जैसे मैं कल पूछ रहा था कोई फाइलर है तो जवाब था नहीं, तो आपकी जब सिम बंद होगी तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे? सबसे पहले जाके टैक्स फाइलर बनेंगे, तो फिर आपकी क्या होगी? सिम चलेगी। तो फिर वो ये सारा कुछ कहाँ पे है? ये सारा कुछ कहाँ पे है? ये टैक्स रिफॉर्म्स हैं कि इनको किस तरह से लोगों को हम करें कि टैक्स वो क्या करें, देने पे मजबूर हो जाएं या अपनी मर्ज़ी से टैक्स देने लग जाएं। तो ये सारा मेन फंक्शन है टू इम्प्लीमेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, कि जो टैक्स रिफॉर्म्स आएंगे उसको इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है? FBR का पहला। दूसरा काम क्या है? टू प्रमोट वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस, टू प्रमोट वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस, कि ये कोशिश क्या करे? कोशिश ये करे कि लोग क्या करें? लोग अपनी मर्जी से टैक्स दें। ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि लोगों को मजबूर ना करना पड़े, और वो टैक्स पेयर के इंसेंटिव को देखते हुए खुद ब खुद क्या, जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि क्या किया जाए, अगर आप VIP कल्चर को ख़त्म करने के लिए VIP कल्चर ही लाएं, VIP कल्चर को क्या करें? ख़त्म करें, और VIP कल्चर ही लाएं अपने मुल्क के अंदर। वो किस तरह? कि जो VIP कल्चर जिस बुनियाद पर आपने रखा है उसको ख़त्म कर दें, और VIP आप कंसिडर करें जो जितना टैक्स ज़्यादा पे कर रहा है वो उतना बड़ा VIP है। जब इस पॉलिसी पर आप आएंगे कि एयरपोर्ट के ऊपर लगी हुई लाइन के अंदर अगर टैक्स पेयर्स की लाइन अलग है, कि जिसने टैक्स पे किया था पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा, वो लाइन में नहीं लगेगा, वो लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा, उसका एक पूरा अलग काउंटर, क्योंकि इसी की वजह से तो मुल्क चल रहा है कि बंदा टैक्स पे कर रहा है। तो डेफिनेटली अब लोग क्या है, एक इस किस्म का, इसको भी आप क्या करें कि जो एक बंदा है उसके पास, जो बड़े बिजनेसमैन है उनके पास बहुत पैसा है, और उस पैसे को शो ऑफ करने के लिए वो जगह तलाश कर रहे होते हैं। वो कैसी जगह तलाश करते हैं? अगर अल्लाह करे ये कोई, जो मैं भी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये इन लोगों तक पहुँच जाए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि वो पैसा कहीं शो ऑफ करें। उस पैसे को शो ऑफ करने के लिए वो क्या करते हैं? वो महंगा मोबाइल लेते हैं, महंगी गाड़ी लेते हैं, आपके लोग 5-5 करोड़ की घड़ी पहनते हैं, 20-20 लाख का वॉलेट और वो पर्स लेकर घूमते हैं, और 1-1 करोड़ रुपए की जूती भी लोग पहनते हैं। सिर्फ किस लिए? शो ऑफ। आप उसको इधर शो ऑफ का मौका दें कि जनाब जो बड़ा टैक्स पेयर होगा
वो कहाँ पे होगा? वो एयरपोर्ट पर सिंगल लाइन में उसके लिए एक बंदा बिठाया हुआ है। अब क्या होगा कि डेफिनेटली लोग जो है इस चीज़ को बहुत पसंद करेंगे और वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कि जनाब मैं जब जाता हूँ तो मैं तो बस 2 मिनट पहले वहाँ पर जाता हूँ और जाकर किधर खड़ा होता हूँ? किसी सियासतदान के लिए नहीं, किसी टैक्स चोर के लिए नहीं। आप अलग गाड़ी वहाँ से उसको दें कि भाई तुम, बाकी लोग तो वैन में जाएंगे, भाई तुम टैक्स पेयर हो, करोड़ रुपये टैक्स पे करते हो, इसके लिए क्या है? इसके लिए स्पेशल गाड़ी होगी जो इसको स्पेशल वीआईपी लॉन्च से लेकर किधर जाएगी? अभी भी वीआईपी लॉन्च है, लेकिन वो टैक्स पेयर के लिए नहीं है, वो और तबके के लिए। मैं कहता हूँ वीआईपी कल्चर दें आप, लेकिन वीआईपी कल्चर की बुनियाद क्या होनी चाहिए? टैक्स पेमेंट। तो अब उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि ये चीज़ प्रमोट होगी, वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस, कि लोग अपने आप को शो ऑफ करने के लिए टैक्स पे करेंगे कि यार जब मैं टैक्स पे करता हूँ तो उससे क्या होता है? उससे और वो कुछ नहीं जाता, मुल्क को सीधा करना है ना। हर साल जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करे, जितने वो टैक्स पे करे उतने उसके नाम के सिक्के आप जारी कर दें। जो अमीर, जिनके पास पैसों का ढेर लगा हुआ है, आपने कर दिया पाकिस्तान और चाइना के नाम का 70 रुपये का सिक्का जारी कर दिया। क्यों जारी कर दिया है? लिमिटेड क्वांटिटी में किया है ना। वो इधर भी लिमिटेड क्वांटिटी में कर दे, वही बंदा आपसे डबल पैसों पे खरीद भी लेगा कि मेरे नाम के सिक्के चल रहे हैं। मकसद क्या है उसमें? बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? ये टैक्स कल्चर को भी प्रमोट करेगा और लोग क्या करेंगे? अपनी इनकम को सरकार को देंगे कि ठीक है जनाब, अब अच्छा उसने इतना टैक्स पे किया है, मैं इतना पे करूंगा, ताकि किसके नाम के सिक्के चलेंगे? किसको नहीं खुशी होगी कि उसके नाम के सिक्के चलें? ओ भाई, तुमने पुल का नाम रखना है, तुमने सड़क का नाम रखना है, किसके नाम पे रखा? और जी एमएनए एमपी के सियासतदान, उसने क्या किया है? उसने तो टैक्स खाया है। लाहौर में अब सारे ब्रिजेस के नाम चेंज हो जाएंगे, और किसके नाम पर चेंज हो जाएंगे? जो ज़्यादा टैक्स पे करेगा उसके नाम पे जो है ना ब्रिज हो जाएगा, उसके नाम पे स्कूल का नाम रखा जाएगा। और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल भी तो रखना है ना। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल की बजाय मैंने टैक्स दिया 1 करोड़, और 1 करोड़ की वजह से पूरे 2-3 साल उस स्कूल में क्या है? उसमें तनख्वाह जानी है। तो अगर उस स्कूल का नाम रखते जनाब गवर्नमेंट उमर पब्लिक स्कूल, तो मैं तो खुश होकर टैक्स दूंगा कि यार मेरे नाम का क्या बन रहा है। ओ भाई, इस तबके को क्या चाहिए? अगर कोई इधर थोड़ा सा लेकिन वो सूरत में होगा कि जब कोई ऐसा बंदा इस पॉलिसी मेकिंग में बैठेगा कि जो इस मुल्क का वफादार है। अगर कोई ऐसी पॉलिसीज दी जाएंगी तो डेफिनेटली क्या होगा? लोग जो है वो वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस करेंगे, क्योंकि एक अट्रैक्शन आ गई है उनके लिए। अगर आप उस बंदे को जो टैक्स पेयर है उसको आप हॉस्पिटल के अंदर एक बेहतरीन रूम विदाउट एनी सिफारिश सिर्फ इस बुनियाद पर दें कि उसने क्या किया था? ज़्यादा टैक्स पे किया था, तो ऑटोमेटिकली बंदा पे करेगा कि यार डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ, 3 दिन के 20 लाख रुपए लगते हैं, तो अगर मैं 20 लाख रुपए टैक्स ही पे कर दूँ तो उसके बदले में मुझे मेयो हॉस्पिटल में उसी जैसा ही कमरा उससे ज़्यादा केयर में मिल जाएगा। उधर 3 दिन, इधर पूरे साल के लिए मुझे याशी हो जाएगी, मैं जब जब जाऊँगा मैं उस कमरे में जाऊँगा। लोग टैक्स पे करेंगे या नहीं करेंगे? डेफिनेटली टैक्स पे करेंगे। अब हम टैक्स पे क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि अगर मैं टैक्स पे करूँगा कौन सा मुझे फ़ायदा हो जाएगा? जलील तो मैं, और हत्ता के टैक्स पे करते वक्त भी लोगों को जलील किया जाता है। जिस किस्म की लाइंस, जिस किस्म का आपका सिस्टम और जो सारा आपका मामलात है, उसके बाद तो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ कहाँ पे आता है? ये सब कुछ आता है यहाँ पे कि इसके लिए ऐसी रिफॉर्म्स की जाएं कि लोग जो है वो वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस इस तरफ आ जाएं। और वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस कब होगी? कि जब आप बेनिफिट देंगे टैक्स पेयर को, आप उसको बेनिफिट देते जाएंगे, ऑटोमेटिकली लोग क्या होंगे? लोग जो है उस चीज़ पे, मोटरवे पे जाते हैं ना, पैसे भी देते हैं और जलील भी होते हैं। और अगर आप वहाँ पर एक टैक्स पेयर की लाइन को क्या कर दें? अलग कर दें कि जनाब ये तो नॉन स्टॉप वाली लाइन है, इधर टूल प्लाजे पे जो टैक्स पेयर है जिसका इतने से ज़्यादा अमाउंट है, उसकी गाड़ी आपने रजिस्टर, आप गाड़ी भी रजिस्टर करवाएंगे। क्यों गाड़ी रजिस्टर करवाएंगे? कि जी टूल प्लाजा के सिस्टम में मौजूद है कि ये बंदा टैक्स पेयर है, इसने इतना टैक्स क्या किया हुआ है? पे किया हुआ। इसकी गाड़ी जो है ना इस टूल प्लाजे पे रुकेगी नहीं। ऑनलाइन है, मुझे पता है कि जनाब मैं अगर इस तरह कर दूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? नॉन स्टॉप लाइन से। तो अब साथ वाले बंदे को दिखाने के लिए कि तू लाइन में खड़ो, मैं नॉन स्टॉप लाइन में जा रहा हूँ, तो मैं साथ उसमें क्या करूँगा? वीडियो भी बना के भेजूँगा। बहुत रश था, लेकिन टैक्स पे करने की वजह से क्या है? वो इस किस्म के ऐड बनाएं कि जब आप एक बंदा वहाँ से जा रहा हो और वो एडवर्टाइजमेंट लगाए, जहाज़ की एडवर्टाइजमेंट हो। आज मैं मोटरवे से गुजर रहा था, वहाँ पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, मैं बहुत परेशान था। फिर मुझे अचानक याद आया
कि मैंने तो टैक्स पे किया हुआ है और मेरा तो नाम उस लिस्ट में है जो नॉन स्टॉप लाइन में आते हैं, तो फिर वो वीडियो के देखे कितने रश के बावजूद मैं तो ऑटोमेटिकली यार थोड़ा सा क्या होगा, वो इसको भी हर चीज़ को फन बनाया जा सकता है, हर चीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं अगर आप बेहतर करना चाहें तो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। टू अडॉप्ट मॉडर्न इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरी जो इसका फंक्शन है, टू अडॉप्ट मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हमने अडॉप्ट कैसे किया मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमने टैक्स की पेमेंट को कंप्यूटराइज सिस्टम पे ले आए, IRS हमने लॉन्च कर दिया कि अब आपको टैक्स अगर पे करना है तो अब आपको टैक्स पे करने के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप का जो टैक्स रिटर्न है वो घर बैठे फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पेमेंट भी करनी है तो आप अपने मोबाइल से, आप अपने बैंक अकाउंट से घर में बैठे हुए पेमेंट कर सकते हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम हम बना रहे हैं ताकि जो लोग हैं, और उसमें टैक्स की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, पहले होता था जनाब टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आप नफ़ी जमा करते करते वो कभी भी इक्वल नहीं होता था। अब जब आप IRS पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कोई भी रॉन्ग वैल्यू देते हैं और आपका टैक्स इक्वली कैलकुलेट नहीं हो रहा, वो आपको एरर देता है कि जनाब आपका टैक्स ठीक कैलकुलेट नहीं है। अगर आप कोई चीज़ मिस कर देते हैं, वो उसको फिल नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपको एरर देता है कि नहीं जनाब आपने ये फलां फील्ड मिस किया, इस फील्ड को फिल करना ज़रूरी है। तो अब वो सारी चीज़ें आसान क्यों होगी, क्योंकि आपने मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक अपना ली। और ये किसका फंक्शन था, ये फंक्शन ऑफ FBR था कि वो कोई ऐसी टेक्निक अपनाए टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी थ्रू अ कम्प्रीहेंसिव एंड इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। D, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, और ये प्रोडक्टिविटी को किस तरह इंप्रूव करना है, थ्रू ह्यूमन रिसोर्स। इसलिए आप लोग आ गए। आप लोग क्यों आ गए, आप हैं ह्यूमन रिसोर्स। जब ज़्यादा मेंबर्स होंगे FBR के अंदर तो डेफिनेटली वर्किंग क्या होगी, उसकी ज़्यादा स्मूथ होगी, आसानी के साथ वहाँ पे काम होगा। वहाँ पर जो काम है, अगर ज़्यादा लोग असेस कर रहे होंगे जल्दी असेसमेंट होगी, ज़्यादा लोग चीज़ को प्रोसेस कर रहे होंगे प्रोसेसिंग क्या होगा, जल्दी होगा। तो इसलिए टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, के जो टैक्स कलेक्शन और इस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, इम्प्रूव किया जाए थ्रू ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में। अब देखें नॉर्मली हम जब पाकिस्तान में देखते हैं हमारा जो टेस्टिंग होता है वो कैसे होता है कि पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, मैथ, कंप्यूटर, जनरल चीज़ें हैं ना। बट आपका मकसद क्या था कि क्यों लॉ पढ़ाया जा रहा है आपको टेस्ट में फिजिकल लॉज क्यों दिए, ताकि वो लोग आए, और इसको भी सब्जेक्टिव किया थोड़ा सा। बाकी जनरल FPSC जो पोस्ट देता है कहता है कोई भी बैचलर। अब क्या कहा उसने कि जो इकोनॉमिक्स वाला है, जिसका लॉ का बैकग्राउंड है, और उसके बाद टेस्ट भी किस चीज़ का लिया, टेस्ट भी आपसे लिया टू द पॉइंट लॉ के हवाले से, ताकि वो आप ह्यूमन रिसोर्स इंडक्ट करें कि जो इस मामले में एक्सपर्ट है, जो लोग कुछ जानते हैं, उनको आगे समझना क्या है, आसान। अब डेफिनेटली आप लोगों में से जो बंदा प्योर BCom करके आया है उसके लिए ये तकरीबन आसान था। उसने सेल्स टैक्स भी पढ़ा हुआ था, इनकम टैक्स भी पढ़ा हुआ था, उसके लिए इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान था। जो LLB करके आया उसके लिए भी आसान था। हाँ, जो इकोनॉमिक्स वाले आए उन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होती। तो आल दो इकोनॉमिक्स को इसलिए टच किया कि जो इकोनॉमिक्स वाले भी थोड़ा बहुत, एक जनरल ट्रेंड है कि हम जब बैचलर्स करते हैं तो इकोनॉमिक्स वही रखता है। अक्सर लोग तो पंजाबी इस्लामियात रखते हैं ना, इकोनॉमिक्स वो रखता है जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होता है, एक जो ट्रेंड है हमारा। तो इसलिए उन्होंने वो लोग रखे कि जो थोड़े से इस तबके में आए कि जो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें, ताकि उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बेहतर हो। जब ह्यूमन रिसोर्स बेहतर होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट थ्रू इंटरनल जॉब पोस्टिंग प्रोसेस द एम्प्लॉयज ऑफ डेजिग्नेटेड पोस्ट। टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट थ्रू, टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट थ्रू इंटरनल जॉब पोस्टिंग। ये इंटरनल जॉब पोस्टिंग किस तरह होगी, किस बंदे को किस चीज़ पर लगाया जाएगा, कौन सा फंक्शन उसको असाइन किया जाएगा, कितनी पावर्स उसको दी जाएंगी। अब इस मकसद के लिए FBR ने क्या कर लिया, डिफरेंट डायरेक्टरेट्स बना ली। अब 21 DG उसमें आ गए, ताकि वर्कलोड को क्या कर दिया जाए, डिफरेंट डायरेक्टरेट्स में डिवाइड कर दिया जाए और हर डायरेक्टरेट बेहतर तरीके से उस काम को कर सके। टू ग्रांट एडिशनल अलाउंसेज और अदर इंसेंटिव एंड रिवार्ड्स टू द एम्प्लॉयज एंड मेंबर्स ऑफ बोर्ड। टू ग्रांट
एडिशनल अलाउंसेस। किसके लिए एडिशनल अलाउंसेस जनाब? और एनी अदर इंसेंटिव to grant additional allowances or any other incentive to members or employees। अब अगर ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोग समझें और कोई पॉलिसी मेकर इस पॉइंट को सही तरह समझे तो जो करंट हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है जिसके अंदर रिश्वत का बाजार जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। FBR में भी आप अगर देखें तो टैक्स पेयर सबसे पहले उसकी कोशिश होती है मुकमुका हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, कम से कम पैसे देने पड़े। अगर इस चीज़ को आप प्रमोट करते हैं, थोड़ा सा रियलिटी की तरफ आ जाते हैं। रियलिटी की तरफ इस तरह आते हैं, आप सब लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर चला रहे होंगे। अगर बिल्कुल मिनिमम हम चले जाएं, मेरा भी ज़ाती घर कोई नहीं है, मैं भी किराए के घर पे रहता हूँ। थका हुआ घर जो है इस वक्त वो 20,000 या 25,000 का है। 10-12 वाले तो रहने के काबिल नहीं है, जो बहुत मतलब वो भी गली मोहल्ले वाला। अगर हम थोड़े से अच्छे लेवल में आ जाएं तो फिर तो आप 50,000 से किधर चले जाते हैं ऊपर। हम उसमें नहीं जाते, हम नॉर्मल एक ज़रूरत की तरफ जाते हैं। एक आम बंदे की ज़रूरत है 20 से 25,000 रुपये घर का किराया। मिनिमम आपको जो बिल है वो 10,000 से कम नहीं आता बिजली का, गैस पानी सब कुछ मिलाकर 15,000 मिनिमम आपका बिल है। 20 और 15 कितने हो गए जनाब? 35,000। कम से कम 1,000 रुपया रोज़ाना चाहिए घर में आटा दाल चावल के लिए, तो कितना हो गया? 30। 500 रुपया दूध वगैरह के लिए चाहिए, दूध दही के लिए, तो कितना हो गया जनाब? 15,000 वो हो गया। 30 और 15 45। 45 और पहले हमने कितने गिने थे? 35। 45 और 35 कितने हो गए? 80,000। और 20,000 बच्चों की फीस। मतलब अगर आप कहें कि जिस घर में मियाँ बीवी किराए के घर में रहते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, वो लाख रुपया उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए, जिसमें ईद नहीं है, खुशी गमी नहीं है, एक नॉर्मल ज़िंदगी के लिए इतना अमाउंट चाहिए। अगर नॉर्मल ज़िंदगी के लिए इतना अमाउंट चाहिए तो आप एक पढ़े लिखे शख्स को अगर 35, 40, 45, 50,000 देंगे, चलो जिसका घर तो है अपना, तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा। जिसमें 2 भाई हैं शेयरिंग हो रही है, को थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा, पर ओवरऑल नहीं हो सकता। अब अगर एक छोटी सी मैं बात करता हूँ, अगर मैं आज ये सोचूं कि मैंने लाहौर में अपना घर लेना है, लाहौर में मिनिमम 2 मरले का घर ऐसा होता है जिसमें रहा नहीं जाता, बंदा मजबूरन गुजारा करता है। 2 मरले का घर 50 लाख से तो क्या है, ऊपर है। एक जो कम अज़ कम रिहाइश के काबिल घर होता है वो 4 से 5 मरले का होता है, वो 1.5 करोड़ से नीचे आपको नहीं मिलेगा। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैंने 1.5 करोड़ का घर ख़रीदना है तो क्या मैं हक हलाल से ख़रीद सकता हूँ? अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, सारी ज़िंदगी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 50,000 25 को ख़त्म होगी, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 1,25,000 को ख़त्म होगी, 2,25,000 को ख़त्म होगी, 5 लाख वो भी 25 तारीख को ही ख़त्म होगी। जो मुलाजिम है वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। मैं भी काफ़ी अर्सा मुलाजिम रहा हूँ, मुझे पता है। तो अब जब इन सारी बातों के बाद हम थोड़ा सा रियलिटी में भी आ रहे हैं ना, तो मतलब सर्कमस्टांसेस और इस किस्म की ये सारी चीज़ें हैं जो बंदे को धकेल देती हैं कि बंदा क्या करता है, बंदा मजबूर होकर, जबकि होना नहीं चाहिए अगर ईमान का तकाजा देखें। लेकिन उसमें मैं हमेशा 2 चीज़ें कहता हूँ। एक तो ये है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर उंगलियाँ उठाऊँ कि ये जो रिश्वत खोर, हराम खोर। एक दूसरी चीज़ है कि इसको बेहतर कैसे बनाया जाए, इस कल्चर को स्टॉप कैसे किया जाए। एक मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, एक बंदा था, उसने एक पेंटिंग बनाई, बड़ी बेहतरीन पेंटिंग बनाई उसने, और उसने पेंटिंग के नीचे ये लिखा कि अगर इस पेंटिंग में किसी को खामी नज़र आए वो उसके ऊपर दायरा लगा दे। मैं गुजरा, मैंने कहा यार ये जो आँख है ना, ये थोड़ी सी मोटी होती तो क्या कमाल था। मैंने दायरा लगा दिया, किसी ने कान पे लगाया, किसी ने नाक पे लगाया, हर बंदे ने अपनी तरफ से देखा। और जब वो बेचारा हफ्ते बाद वहाँ पर गया, पूरी तस्वीर काली थी, निशान ही निशान। बड़ा मसला ख़राब हुआ। उसने कहा यार ये तो मैंने शाहकार बनाया था। किसी ने उसे समझाया कि मियाँ जी आप ऐसी ही तस्वीर दोबारा बनाएं, लेकिन नीचे अब ये लिखना है कि जिसको खामी नज़र आए वो दुरुस्त करे। और 2 हफ्ते बाद भी तस्वीर
साफ की साफ थी, क्योंकि खामियां वो सबको नज़र आती हैं। दुरुस्त करने वाला बंदा, करप्शन सबको नज़र आती है, रिश्वत सबको नज़र आती है, ठीक करने वाली पॉलिसी कोई नहीं देता। अब ये चीज़ इसको दूर कैसे कर सकती है? दूर इस तरह कर सकती है कि अगर आप ये कहें कि जो भी FBR का मुलाजिम एम्प्लॉय, आपने लिखा है खुद पॉलिसी है ना, इम्प्लीमेंट करवा दें कि जनाब जो भी FBR का मुलाजिम है, एम्प्लॉय है, जो भी FBR का मेंबर है, जो भी FBR का ऑफिसर है, अगर वो इफेक्टिवली किसी प्रॉपर टैक्स चोर को, टैक्स फ्रॉड करने वाले बंदे को पकड़ेगा और उससे वो टैक्स रिकवर ऑफिशियल वे में करवाएगा, आप उसको 25% दे दें। और जब मुझे पता है कि यार अगर मैं 10 करोड़ का टैक्स पकड़वाता हूं ना, तो 2.5 करोड़ मेरा क्या है इसमें से पक्का, मैं जान मारूंगा। और अगर फिर वो मुझे 5 करोड़ की भी ऑफर करेगा तो मेरा ईमान थोड़ा सा बराबरी में आएगा कि यार ईमानदारी से 2.5 करोड़ मिल रहा है, छड्डो बेईमानी दा 5 करोड़। और जब ईमानदारी का रुपया भी मुझे नहीं मिल रहा तो मैं बेईमानी के रुपये को भी क्या करूंगा, पकड़ लूंगा। ओ भाई, ईमानदारी के मौके बढ़ा दो। आपका लॉ कहता है, रूल कहता है कि एडिशनल अलाउंस दो। जैसे आपने विसल ब्लोअर को दिया, उसी तरह आप कहें कि जनाब, लेकिन शर्त यह है कि दोनों साइडें रखो कि अगर किसी ने गलत किया किसी मामले में तो उसको क्या होगा, उसके बरक्स सजा भी होगी। और अगर कोई वाकई सही पॉलिसी के साथ, सही इन्वेस्टिगेशन के साथ, सही सबूतों के साथ किसी बंदे को क्या करता है, उसको पकड़ता है। और इसमें टैक्स कल्चर में मैं कहता हूं सजाएं नहीं होनी चाहिए, सजाएं नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े जुर्माने होने चाहिए। और किसी को 7 साल जेल में डाल भी दिया तो उसको आपने अगर 10 करोड़ छोड़ दिया, फायदा क्या हो गया? आवाम को क्या हुआ उसके 7 साल जेल में रहने से? आवाम को फायदा तब होगा अगर उसने टैक्स चोरी की है, उसका घर बेचे, उसकी गाड़ी बेचे, उसकी जायदाद बेचे, आवाम को फायदा यहां पे होना है। आप उसको 4 साल की पनिशमेंट दे देंगे, वो 4 साल अंदर चला गया। अब प्रैक्टिकली मैंने ऐसे लोग देखे, जब ये I&I ने क्या किया पिछले दिनों, ये टैक्स के मामले में जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन थी, STR जनरेट होती है, उस पर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जनरेट हो गई, लोगों की FIR काट दी। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब हमारे साथ बैठो, मुक मुका करो, हम पैसे देने को तैयार हैं। आगे से FBR कहता है, I&I कहता नहीं जी हमने तो आपको सजा दिलवानी है। और सजा तुम दिलवा भी दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। और अगर वो कहता है जी सजा ना दिलवाओ, मैंने 10 करोड़ खाया, मुझसे 3 करोड़ ले लो, वो सजा देने का कोई फायदा नहीं है, 3 करोड़ लेने का फायदा है। तो ये सारी चीजें क्या है कि ये बेसिकली कहां पे आता है, ये आती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स, कि जब आप टैक्स रिफॉर्म, और आप जब FBR का चेयरमैन ही ऐसा बंदा लगाएंगे कि जिसकी अपनी स्टेटमेंट आप देखें कि उसने कितना टैक्स पे किया है, तो आपको पता चलेगा कि उसने कोई भी टैक्स पे नहीं किया। तो आप इस बंदे से कहां से टैक्स की वो उम्मीद लगवाएंगे कि जनाब ये बंदा क्या करेगा? तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, चोर रास्ते की तरफ जाने का सबसे बड़ा मसला कि आपके पास कोई ईमानदारी का रास्ता नहीं है। मुझे भी पता है कि बैंक में पैसा रखना हराम है, सूद का कारोबार है, मुझे कोई हक हलाल का रास्ता दिखा दो, मैं सूद को छोड़ दूंगा। और खाली उंगलियां नहीं उठाओ, अगला रास्ता भी दिखाओ। अगला रास्ता दिखाने लोगों के सारे मामला क्या हो जाएंगे, सीधे। तो इसका ये एक्चुअल मकसद है कि एडिशनल अलाउंसेस दिए जाएं कि जो बंदा एफिशिएंटली क्या करेगा, वर्क करेगा, और उस मामले में क्या होगा, उस मामले में उसका बेहतर रिजल्ट आएगा, तो उनको आप क्या दें, अलाउंसेस दें। टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स including internal controls to combat corruption within organization under the board and provide checks to ensure the integrity of employees that is verified periodically through applicable procedure, which shall be made one of the criteria for promotion and incentive to take appropriate measures. To take appropriate measures, किस चीज के लिए measures? Including internal controls, internal controls to combat with internal corruption। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला मेरे नजदीक है पाकिस्तान में, वो FBR की इंटरनल करप्शन है। जब तक FBR की इंटरनल करप्शन को आप खत्म नहीं करेंगे,
तब तक आप कभी भी ना अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, ना आप अपने टैक्सेशन के जो सालाना टारगेट्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई किसी पर हाथ डालता है और अपोजिट साइड से उसको ऑफर मिलती है तो वहीं पर क्या हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है। गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, इंटरनली बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये जो इंटरनल करप्शन, इसमें सिर्फ ये नहीं कि सस्पेंशन होनी चाहिए, उसकी आप जो है प्रमोशन रोक दें, उसके इंसेंटिव रोक दें। ओ भाई नहीं, जो उसने लिया है ना, सिंपल अगर आप इस किस्म का रूल लेकर आए कि जो FBI का मुलाजिम करप्शन में मुलव्वस पाया गया और साबित हो गया, एक तो उसकी सर्विस तो जाएगी ही जाएगी, कोई सस्पेंशन कोई ये वाला मामला नहीं। और फर्दर जो भी उसने कमाया है वो उससे क्या लिया जाएगा। और बड़ा आसान है इस चीज़ को करना। अभी आप 492 FBI इंस्पेक्टर कर रहे हैं ना, सिंपल, सबसे कहें कि जनाब जो आपकी प्रॉपर्टी है एट द टाइम ऑफ, और ये रूल भी है, होता कोई नहीं है, रूल है पर होता नहीं है। सिंपल आप ये कहें कि जितने भी लोग हैं इस वक्त, उनके जितने करंट असासाजात हैं सबका रिकॉर्ड FBI में वो क्या करेंगे, जमा। जो घर, जो गाड़ी, जो ज़मीन, जो कैश, जो कुछ है, हर सरकारी मुलाजिम क्या करेगा, अपना उसको डिक्लेयर करेगा। और फिर उसके बाद हर साल की बुनियाद पर वो ये बताएगा कि जनाब जिस तरह रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन सख्ती के साथ वो रिटर्न फाइल करे कि जी इस साल में मेरी तनख्वाह तो थी इतनी, तो अगर कोई और सोर्स है तो उसको वो डिक्लेयर करे जहां से उसने कोई प्रॉपर्टी बनाई है। सरकारी मुलाजिम को तो करना है ही बड़ा आसान कि अल्लाह के बंदे, तू 17 ग्रेड में आया था, तेरी तनख्वाह 1 लाख थी, तेरे खर्चे 70-80 हज़ार थे, ज़्यादा से ज़्यादा तो तीर मार के आधी तनख्वाह भी बचाता है, तो 25 साल की भी आधी तनख्वाह को मिलाने के बाद 2 करोड़ रुपए बनता है। तेरे 6 प्लाजे, 4 कोठियाँ, फलां चीज़ कहाँ से आ गई? जमा तफरीक तो वहीं पे होती है। जब आपको पता है कि जनाब ये जो बंदा है, सब मीडिया वाले कहते हैं कि जनाब आज से 25 साल पहले मोटरसाइकिल पे था, और आज अगर उसकी अरबों की प्रॉपर्टी है, तो उसका मतलब क्या है, करप्शन है ना। पकड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन पकड़ेगा कौन? असल में हम इसलिए भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हम इसलिए नहीं पकड़ते कि आज जो महकमा पकड़ने की बात करता है वो कहता है आज मैं इसको पकड़ूंगा, कल ये मुझे पकड़ेगा। पंजाबी वाली मिसाल है कि ये सारियां मज्जा दियाँ भैना, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं। 2-3 छोटों को रगड़ा। और दूसरी मिसाल भी है ना, कुत्ता कुत्ते का वैरी, अवाम आपस में कुत्तों की तरह लड़ती है। और ये लोग बड़े सुकून के साथ क्या करते हैं, अपने सारे मकासद, अभी आजकल फिर सियासत में चेंज आ रहा है ना, जो पिछले कुछ अरसे के बयानात थे आपने सुनोगे, फिर सारे क्या हो गए हैं, वापस हो गए हैं। सारी बगावतें ख़त्म, सारी तलाक़ें ख़त्म, मोहब्बतें दोबारा से शुरू। वो फिर वहीं के वहीं, दरमियान में कितने लोग इस अरसे में मरे, कितनी अवाम ज़लीलो ख़ार हुई। तो अगर कभी ये कल आएगी तो खैर देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसको पूरा कर लें, टाइम थोड़ा है। आ जाए जनाब एच की तरफ। टू रीडेजिग्नेट एग्जिस्टिंग पोस्ट विद इट्स जुरिस्डिक्शन, प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। एच, रीडेजिग्नेट एग्जिस्टिंग पोस्ट और जॉब डिस्क्रिप्शन। असल चीज़ होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडीज़, कि हर मुलाजिम को पता हो कि उसकी क्या पावर है, उसने क्या काम करना है, किस तरह काम करना है। तो ये FBI का फंक्शन है कि वो अपने मौजूदा स्टाफ को भी क्या करे, अपने मौजूदा स्टाफ को भी इस तरह वो काम पर लगाए कि जो सूटेबल पर्सन फॉर द सूटेबल जॉब। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है कि सूटेबल पर्सन फॉर द सूटेबल जॉब नहीं है। आपने SDO किसको लगाना है? आपने SDO लगाना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या SDO सारी ज़िंदगी कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाला काम करता है? कभी भी नहीं करता। सिर्फ क्या करता है, साइन करता है। और जब इलेक्ट्रिक सिस्टम में फॉल्ट आता है तो आप किसको बुलाते हैं? बाहर से किसी टेक्नीशियन को बुलाते हैं। सेम वे में आप क्या करते हैं, सारे इदारों के अंदर इंजीनियर लगा देते हैं। आर्मी के अंदर जनाब क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियर। आर्मी की गड्डियाँ क्या होती हैं, अड्डे से आके इंजन ओवरहाल करा के जाती हैं। अड्डे पे कौन होता है, पप्पू मैकेनिक, जो प्राइमरी पास भी नहीं होता। तो उधर इंजीनियर क्यों बिठाया है? अगर पप्पू मैकेनिक से हमने गाड़ी ठीक करानी है, उधर इंजीनियर क्यों बिठाया आपने? उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो ये डॉक्टर्स किस चीज़ के हैं? वो PhD इन लॉ कर लिया, किस में किया? केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फलां में।
अल्लाह दे बंदे फिर वेंटिलेटर भी बना लो, कोई कोरोना की वैक्सीन ही बना लो, कोई डेंगू के लिए वैक्सीन बना लो। तो डॉक्टर हो ना तुम, खाली क्या है डिग्रियां लेंदे जाओ, डिग्रियां देंदे जाओ। ये पाकिस्तान में तालीम का टोटल मेयार है। उसके अलावा कोई भी, अभी आप देखेंगे आगे जब जाएंगे तो एक और अय्याशी का आपको तरीकाकार नजर आएगा। जिस बंदे का किसी कोर्स के साथ कोई तल्लुक है ही कोई नहीं, वो सरकारी अफसर जाएगा फौरन से क्या करके आएगा, कोर्स करके आएगा। भाई कोर्स करवाओ उसको, टू द पॉइंट, जो काम उससे आपने क्या करना है, कराना है। उस बंदे की उस पोस्ट को रीडेजिग्नेट करो कि इसकी क्वालिफिकेशन के साथ ये चीज़ मैच करती है या नहीं करती। और फर्दर आप ये करो कि ये जो पूरा एक सिस्टम है इसको रिस्ट्रक्चर इस तरह किया जा सकता है कि आपको पता है कि आपको एफबीआर में इंस्पेक्टर चाहिए, आप एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाकर शुरू से ही मैट्रिक के बाद से आप ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाओ कि जिसने बड़े होकर एफबीआर में आना वो मैट्रिक के बाद ये कोर्स पढ़ के आएगा। क्यों पढ़ना है उसने फिजिक्स, क्यों पढ़ना है उसने बायो, क्यों पढ़ना है उसने केमिस्ट्री, उसको ज़रूरत नहीं है। उसको क्या पढ़ाओ, उधर से ही उसको टेक्स्ट पढ़ाना शुरू करो। फॉरेन में इसी तरह ही है। जब वो 6 साल वो चीज़ पढ़ के आएगा, उसको पता है मैंने ये बनना है और मैंने यही काम करना है, ऑटोमेटिकली अपने फील्ड का क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। अब एक बंदा है, उसकी अंग्रेज़ी बड़ी चंगी है, रट्टा भी उसका अच्छा था, और उसने जनाब सारी ज़िंदगी रट्टा लगाया, अंग्रेज़ी पास कर ली, CSP आपने बना दिया। बिठाया किधर है उसको, आपने बिठा दिया जनाब पाकिस्तान पोस्ट में, उसको आपने बिठा दिया कहाँ पे, पाकिस्तान रेलवे में। ओ भाई मुझे ये बताओ कि क्या इंग्लिश पास करने वाला बंदा कारोबार को समझ सकता है? पाकिस्तान रेलवे इज़ अ बिज़नेस, पाकिस्तान पोस्ट इज़ अ बिज़नेस। और जब आप उस अंग्रेज़ी वाले रट्टू तोते को वहाँ पर बिठाएंगे तो आपका पोस्ट नुकसान में जाएगा, रेलवे नुकसान में जाएगा, स्टील मिल इतना बड़ा प्रोडक्शन यूनिट होकर बंद रहेगा, रट्टू तोता वहाँ पे बैठा हुआ। लेकिन एक कौन सा चाचू गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी नसवारी वहाँ पे बैठा हुआ है, जिसको कख नहीं आता। कराची में चले जाएं, एक जमात नहीं पड़ी हुई, लेकिन कारोबार में क्या है, करोड़पति, एक एक ट्रक से करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं। उस जालिमों, आपके पास पूरी रेलवे, पूरा अमला, पूरा स्टाफ, आप रेलवे से कुछ नहीं कमा सके, एक ट्रक से बंदा क्या करता है, तो फिर इस CSP से तो वो अनपढ़ अच्छा नहीं है। आपका पोस्ट इतने बड़े सेटअप के बावजूद नुकसान में जा रहा है, तो वो जो आपका कार्गो सर्विस या आपके ये जो TCS और इस किस्म की सर्विसेज, वो उसको, ये तो बड़ी बड़ी सर्विसेज है ना, आप लाहौर में चल जाओ, PDHS और छोटी छोटी सर्विसेज, आप उनका रेवेन्यू गिनेंगे करोड़ों में वो प्रॉफिट कमाते हैं। 4-4-5 खुड़ियों जितने ऑफिस हैं उनके, और कोई CSP नहीं बैठा हुआ, उनको नाम भी नहीं लिखना आता सही तरह करके, वो ऊपर से देखकर नाम लिखते हैं, फिर भी अक्सर कहते हैं, कई बार हम जाते हैं और साहब जी ना तो लिख दो, ना नहीं लिखना आता, और जब पता चलता है तो क्या है जनाब, पिछली बार क्या है जी, अल्लाह तक करम जी 2 करोड़ कमाया है जी। तो मसला क्या है, मसला ये है कि आपने सूटेबल पर्सन फॉर द सूटेबल जॉब नहीं रखा। एक बंदे को सरकार MBBS कराती है, MBBS जो सरकारी और गैर सरकारी, अगर आपको फ़र्क पता हो, सरकारी खाते में कितने को होता है, कुछ 5 से 7 लाख का, गैर सरकारी खाते में कितना होता है, सीट खरीद के 50 से 70 लाख, इससे ऊपर अभी करोड़ों में चला गया। उसको MBBS कराया आवाम के पैसे पे, यूनिवर्सिटी तो हमारे पैसे पर चलती है ना, टैक्स से चलती है, तनख्वाहें तो टैक्स से जाती हैं, बाद में आप उसको CSP लगा देते हैं। ओ भाई फिर उसके क्यों ज़ाया करवाया आपने सारा का सारा। और फिर अगली बात मज़े की, एक बंदा है, वो डॉक्टर है, बेहतरीन डॉक्टर है, आपने अस्पताल का इंचार्ज हमेशा डॉक्टर ही देखा होगा। ओ भाई वो डॉक्टर है, वो सर्जन है, उससे डॉक्टरी और सर्जन का काम करवाओ, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर किसी और को दो जिसने एडमिनिस्ट्रेशन सीखी है। ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पर यही सारी खराबी है जो हमारे सिस्टम को क्या करती जा रही है, बर्बाद करती जा रही है, कि सूटेबल पर्सन फॉर द सूटेबल पोस्ट यहाँ पर नहीं है। जब आप सूटेबल पर्सन फॉर द सूटेबल पोस्ट लेकर आएंगे, एक्सपीरियंस पर्सन लेकर आएंगे, तो आपके मामले ऑटोमेटिकली क्या होते जाएंगे, सही होते चले जाएंगे। फर्दर यहाँ पर क्या है जनाब, कि टू कैरी आउट एनी अदर फंक्शन एक्टिविटी, H था, H के बाद 1 मिनट जनाब और कुछ रहते हैं, मैं दरमियान में स्किप करके, I टू डायरेक्ट आर एडवाइस वेयर नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू सस्पेक्टेड ड्यूटी टैक्स इवेजन, टैक्स एंड कमर्शियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल क्राइम केसेस, एंड टू कोऑर्डिनेट विद द रेलेवेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। टू डायरेक्ट एंड एडवाइस क्या है जनाब, ये है I।
टू डायरेक्ट एंड एडवाइस, टू डायरेक्ट एंड एडवाइस necessary investigation and inquiry, necessary education and inquiry where tax fraud is suspected, जहां पर टैक्स फ्रॉड सस्पेक्टेड है वहां पर जो इंक्वायरी वगैरह है वो करवाई जाए, इसका फंक्शन है। उसके बाद टू इंट्रोड्यूस एंड मेंटेन सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, to introduce and maintain system of accountability, एहतसाब का एक सिस्टम कि कोई भी इस मामले में गलत कुछ ना कर सके। उसके बाद टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ ऑल द फिस्कल लॉज, टू इम्प्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ ऑल फिस्कल लॉज, जो फिस्कल लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ताकि लोग उसके मुताबिक काम करें। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। अब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है कि अब टैक्स ट्रीटीज होती हैं कि अगर एक मुल्क का कोई बंदा टैक्स फ्रॉड करके किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसके साथ उसको पकड़ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, या स्पेशली जो मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल जो ऑफेंस है टैक्स के हवाले से, तो टैक्स एवेजन में होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स एवेजन का क्या ताल्लुक है। जब आप टैक्स बचाते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो आपके पास रकम होती है आप उसको मुल्क से क्या करते हैं, गलत तरीके से दूसरे मुल्क के अंदर पहुँचा देते हैं। और यहाँ पर भी एक मज़े की बात है कि जिस मुल्क से पैसा जा रहा है उधर पूरा का पूरा दबाव डाला हुआ है, ग्रे लिस्ट में डालो जी, ब्लैक लिस्ट में डालो, और जिस मुल्क में जा रहा है वहाँ पे क्या है, उधर खैर है, उधर कोई मसला शसला कोई नहीं है। उसके बाद जनाब टू इस्टेब्लिश अ फाउंडेशन एंड फंड रिलेटिंग, किसके जनाब, देयर टू सो एज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट टू द एम्प्लॉयज़ and for the welfare of serving and retired employees and their families, and to create, establish, organize, assist in the social and cultural activities, to establish a foundation and fund, to establish फाउंडेशन एंड फंड। तो ये फंड एंड फाउंडेशन उन लोगों के लिए इस्टेब्लिश करें जो 50, 60, 70, 80 हज़ार तनख्वाह वाले हैं, जो सारी ज़िंदगी भी बचत करके घर नहीं कर सकते, घर नहीं ले सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, घर लेने के लिए क्या करते हैं, गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिस बंदे की तनख्वाह पाकिस्तान में कितनी है, जिस बंदे की तनख्वाह पाकिस्तान में 60,000, 10,000, 70,000, वो बिल भी खुद देगा, घर भी खुद लेगा, सारा काम खुद करेगा। और जिसकी तनख्वाह 5, 10, 15, 20, 25 लाख है, उसका घर भी मुफ्त है, उसकी गाड़ी भी मुफ्त है, उसका पेट्रोल भी मुफ्त है, उसकी तमाम फैसिलिटीज़ भी मुफ्त है, और उसका रिटायरमेंट के बाद घर बंगला वो भी है और बाकी पैसे भी सारे उसके लिए हैं। और जो दूसरा बंदा जिसको चाहिए उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा अगर इसमें रिफॉर्म्स, लेकिन मुसीबत ये है कि जिन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आनी है वही तो इससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर रिफॉर्म्स आएंगे तो उनको तो फ़ायदा नहीं होगा, तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लिहाजा हम इसको सिर्फ पढ़ते हैं, जो होना चाहिए, जो है वो पढ़ लेते हैं, जो होना चाहिए उसको छोड़ देते हैं। टू क्रिएट अ सरप्लस पूल ऑफ एम्प्लॉयज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, टू क्रिएट सरप्लस पूल। अब ये भी बड़ा एक अजीब सिस्टम है। सरप्लस पूल बेसिकली क्या होता है कि इजाफी मुलाजमीन को निकाल कर, जनाब इसकी ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद उनको निकाला नहीं जाता या किसी और महकमे में एडजस्ट किया जाता है, या उनको अक्सर तो बड़े बड़े अरसे एवं मुफ्त में तनख्वाहें दी जाती हैं और वो बैठे रह जाते हैं। जैसे भी ये हुआ है ऑडिट के हवाले से, जो रेलवे के जो एक उन्होंने बनाया हुआ था अलग डिपार्टमेंट था, उसको भी क्या कर दिया है, सरप्लस पूल डिक्लेयर कर दिया। अब वो सरप्लस पूल अगर आपने किसी को डिक्लेयर किया है तो उनकी एक्सपर्टी के मुताबिक उन तमाम महकमों में उन लोगों को एडजस्ट करें जहाँ जहाँ पर उनकी क्या है, ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर ये लोग इजाफी हो गए और कहीं और। लेकिन सरप्लस तो कर दिया जाता है, बाकी फर्दर आपके पास अगली कोई पॉलिसी नहीं होती। होना ये चाहिए कि आप अगली पॉलिसी को सोचें कि अगर इनको सरप्लस करेंगे तो किस किस डिपार्टमेंट में इनकी ज़रूरत है, यहाँ से सरप्लस करके आपको उनको महकमों के क्या करें, उनके अंदर उनको एडजस्ट कर दें। लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पर नहीं है। टू मेक रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू कैरी आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, टू मेक रेगुलेशन एंड पॉलिसी, टू मेक रेगुलेशन एंड पॉलिसी, ताकि इस कानून को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके।
to engage any person or entity on contract basis to carry out assignments or for the consultancy in accordance with the rules of the government, federal government. To engage any person, किस पर्सन को, कि अगर कोई टैक्स एक्सपर्ट है तो उसको एंगेज किया जाए। अब देखें, पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमत में तो पाबंदी है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए जो ये सारा काम करेगा। अगर कोई फॉरेनर है बट वो टैक्स एक्सपर्ट है और वो इस किस्म की पॉलिसी आपको दे सकता है कि जिसके ज़रिए से आप इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं, तो उसकी सर्विसेज भी लॉ में मौजूद है कि हासिल की जा सकती हैं। उसके बाद टू रेगुलेट and enter into any agreement, contract, understanding with any international organization or institution or donor agency or counterpart entity with approval of the federal government. To regulate and enter into any agreement. To enter oblique regulate any agreement with इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने आपको बताया टैक्स ट्रीटीज, किसी और मुल्क के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ कंसल्टेशन करना कि जनाब आप लोग किस तरीके कार के मुताबिक अपने टैक्स रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, तो उनके साथ जो है ना वो लिजान करना और उनके साथ मिलकर मुल्क के टैक्सेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना। टू क्रिएट फील्ड फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल लॉज एंड रेफर टू देम विद एप्रोप्रिएट टाइटल्स। टू क्रिएट फील्ड फॉर्मेशन, ये टू क्रिएट फील्ड फॉर्मेशन में क्या किया, टू क्रिएट फील्ड फॉर्मेशन में आपने देखा होगा कि जो हमारा टैक्सेशन का सिस्टम है इसमें 3 बड़े हैं यूनिट, लार्ज टैक्सेशन यूनिट LTUs हैं, फिर LRUs हैं, डिफरेंट यूनिट्स में कर दिया, फिर जो रीजनल टैक्स ऑफिसेज बना दिए, तो वो फील्ड फॉर्मेशन बना दी कि भाई इस एरिया को तुम देखो, इस एरिया को फलां इदारा देखेगा, इस एरिया को फलां देखेगा, ताकि टैक्स का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए। फर्दर इसमें है जनाब कि टू सेटअप मैकेनिज्म एंड प्रोसेस दैट फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द टैक्स पेयर। टू सेटअप सिस्टम फॉर कंप्लेंट्स ओब्लिक रिमूवल ऑफ ग्रीवेंसेस, कि अगर किसी भी टैक्स पेयर को किसी रेवेन्यू अथॉरिटी के ऊपर कोई एतराज़ है, उस एतराज़ को दूर करने के लिए कोई भी क्या करना, एक ऐसा कंप्लेंट सेल, एक ऐसा सिस्टम बनाना कि जहाँ पर लोग अपनी कंप्लेंट्स भी कर सकें और जो ऐसा शख्स जो इस मामले में कुछ गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। टू कैरी आउट एनी अदर फंक्शन, कोई और अगर फंक्शन है तो वो ABC मुक जानी है। टू कैरी आउट एनी अदर फंक्शन, इनके अलावा अगर कोई फंक्शन रह गया तो वो करना। और उसके बाद U है टू इनेबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टू एनेबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और लास्ट है जनाब इसका V, टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन जो फेडरल गवर्नमेंट कहे। जो फेडरल गवर्नमेंट कहेगा वो फंक्शन, इसके अलावा अगर कोई है। और फर्दर द बोर्ड में वेयर एप्रोप्रिएट इशू स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, SROs, ऑर्डर्स, सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस of the fiscal law and the provision this act. The board shall perform all the functions assigned by the federal government for the purpose of implementation of this act. जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी SROs, अक्सर जब आप देखेंगे जो भी अभी नया कोई टैक्स यूनिट बना दिया, कोई नई रिफॉर्म लेकर आ गए या कोई नया डायरेक्टरेट बना दिया, कुछ भी होगा तो उसके लिए क्या जारी किए जाते हैं, SROs जारी किए जाते हैं। उन लेटर्स के ज़रिए से क्या किया जाता है, मुख्तलिफ रिफॉर्म्स लाई जाती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ फंक्शन, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, या लोगों को उनके जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या की जाती हैं, वो डेजिग्नेट की जाती हैं। जैसे कि पिछले दिनों क्या हुआ, IANI बना दी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस के लिए जनाब, एक पूरी डायरेक्टरेट बना दी और उसके बाद कह दिया गया कि जो भी मामले होंगे टैक्स फ्रॉड के वो कौन डील करेगा, वो IANI डील करेगा। अब IANI तो डील करेगा, बाद में पता चला अदालत में चैलेंज हुआ कि जनाब आपने उनको तो वो एम्पावरमेंट किया ही नहीं है, उनके फंक्शंस तो आपने डिस्क्राइब किए ही नहीं है। ये 2021 की बात है, जनवरी 2021 के अंदर, फरवरी 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको कहा कि भाई ये जो आपने डायरेक्टरेट बनाई है, एक रूल है कि जब आप कोई डायरेक्टरेट बनाएंगे तो उनको जो फंक्शंस आप असाइन करेंगे प्रॉपर हर अथॉरिटी की पावर को डिस्क्राइब किया जाएगा कि कौन अरेस्ट कर सकता है,
कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किस पावर के ज़रिए से कर सकता है, किस पावर के ज़रिए से। फिर FBI को याद है कि ओह ये काम तो हमने किया ही नहीं था। फिर 15 दिनों बाद उसको क्या किया, दोबारा फिर जो है वो रेगुलराइज कर दिया। जब फिर दोबारा रेगुलराइज कर दिया, सारा कुछ हो गया, सारे मामले हो गए, तो फिर उसमें ये जो काजी फाइज जैसा केस वाला मामला बन गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जी 2015 से जिस वक्त ये लॉ आया था, जो आपने अमेंडमेंट किया, उससे जो पुराने मामला था उसको आपने इन्वेस्टिगेट नहीं करना, क्योंकि एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहता है कि जिस वक्त कोई चीज़ कानून में नहीं थी, आप उस चीज़ को, मुझे पता ही नहीं था कि जनाब फ़लाँ चीज़ एक जुर्म है, तो मैं तो करूँगा ना। अब मुझे आपने बताया कि अगर तुम इस तरह करके टैक्स पे नहीं करोगे या फ़लाँ काम नहीं करोगे तो ये एक जुर्म है, तो मैं उसके बाद जुर्म नहीं करूँगा। जब तक मुझे पता नहीं था तब तक तो मैं उसको कारोबार समझ के कर रहा था। किसी ज़माने में लोग जो हुंडी है, हवाला है, लोग करते थे ना, पैसे अपने लेते थे, देते थे, जुर्म नहीं था। अब जब बता दिया कि जिस तरह करना क्या है, जुर्म है, तो लोग डेफिनेटली अब अगर करेंगे तो वो उसको क्या करेंगे, वो मुजरिम है। तो यहाँ पर ये मसले भी अभी तक हम सेटल नहीं कर सके। खैर ये क्या है, ये सेक्शन 4 है फंक्शंस ऑफ FBR, कि इस मकसद के लिए FBR बनाया गया है कि ये सारे के सारे जो काम हैं, और बेसिक इसका ऑब्जेक्ट क्या है, जो टैक्स रिफॉर्म्स है वो मुल्क में लेकर आना, ताकि लोग बेहतर तरीके से, आसान तरीके से जो टैक्स है उसको जमा करवा सकें, और फिर उसमें जो टैक्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ देना कि जिसकी वजह से वो लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। ये सारा इसका फंक्शन है, ये सारा इसका मकसद है।